गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। ये एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। इनका लिटरेचर में बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मॉडर्न एज में आते आते लिटरेचर में साइकोलॉजी भी इंक्लूड हो गई थी। काफी लोग इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं, बट सिगमंड फ्रॉइड फादर ऑफ साइको एनालिसिस थे। फादर ऑफ साइकोलॉजी तो विल्हेम वुंड थे। तो अब बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, तो फ्रॉइड ने अपनी लाइफ में बहुत अजीब अजीब काम किए हैं। जब ये जियोलॉजी की स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 400 ईल्स को डाइसेक्ट करके देखा कि ईल्स रिप्रोड्यूस कैसे करती हैं। मतलब कि ईल्स बच्चे कैसे पैदा करती है। यानी ईल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको पता लगाने के लिए उन्होंने 400 ईल्स को डाइसेक्ट कर डाला। फिर इंसानों के दिमाग का कंपैरिजन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दिमाग से करने लगे। ये सब इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये एक्चुअली स्टडी कर रहे थे कई सारी चीजों को। इनमें से एक चीज ये थी कि हम आखिर दुखी क्यों रहते हैं। जब इन्होंने इसके बारे में काफी स्टडी करी कि हम क्यों दुखी रहते हैं, तब जाकर इनको समझ में आया कि हम सबको प्लेजर चाहिए। हम सबको पैदा होने के साथ ही साथ ये भी लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, मतलब प्लेजर चाहिए। अब ध्यान से सुनना। ईयर 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उस बुक में इन्होंने अपने क्लाइंट्स के सपनों को स्टडी किया और ये कॉन्क्लूड किया कि हमें जो सपने आते हैं ना, वो जो हमारी इच्छाएं या डिजायर्स पूरे नहीं हो पाते, उन्हीं डिजायर्स की एक परछाई होती है वो सपने। Freud believed that dreams are a window into the unconscious mind and that analyzing dreams can reveal a person's motivations and wishes. तो इस स्टेटमेंट ने उनको फेमस कर दिया और ईयर 1900 इनके लिए एक चेंजिंग ईयर साबित हुआ। वैसे तो ये खुद को ही खुद का सबसे बड़ा क्लाइंट मानते थे। इन्होंने सेक्स को लेकर भी बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म भी फेस किया है। हिटलर ने तो साफ कह दिया था कि सिगमंड फ्रॉइड की जो भी बातें हैं उनकी जर्मनी में कोई जगह नहीं है। और तो और हिटलर ने फ्रॉइड की बुक्स को भी जलवा दिया था। और एक रीजन ये भी था कि फ्रॉइड एक ज्यू थे। फ्रॉइड का ये मानना था कि हर इंसान के अंदर बचपन से ही कुछ इच्छाएं या डिजायर्स होते हैं और इन डिजायर्स को इंसान अपने साथ में लेकर ही पैदा होता है। कुछ मेंटल स्ट्रगल को लेकर, कुछ सेक्सुअल एनर्जी को लेकर या कोई और चीज। और इन इच्छाओं के बारे में इंसान को खुद को नहीं पता होता, उसको कोई अवेयरनेस नहीं होती। और जब इन इच्छाओं या डिजायर्स को इंसान टाइम से पूरा नहीं कर पाता, तो ये इच्छाएं और डिजायर्स भयानक रूप ले लेते हैं और हमारे सपनों में आते हैं। विच मीन्स कि हमारे ड्रीम्स एक रिफ्लेक्शन की तरह है, उन्हीं डिजायर्स की, उन्हीं इच्छाओं की। इसी को बेस बनाकर फ्रॉइड ने बताया कि हमारे दिमाग के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इड, दूसरा होता है ईगो और तीसरा होता है सुपर ईगो। अब ये इड ऐसा पार्ट होता है जिसे इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है। इसमें हमारी इच्छाएं होती हैं। ये मन का वो एक हिस्सा होता है जो हमें ललचाता है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। अब ये विशेस और डिजायर्स वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। बच्चे की भी अपनी विशेस और डिजायर्स होते हैं और बड़े इंसान के भी होते हैं। बचपन में साइकिल के लिए इच्छा होती है और वही इच्छा बड़े होकर गाड़ी लेने के लिए बदल जाती है। तो टाइम के साथ साथ इच्छाएं बदलती जरूर रहती हैं, पर कभी खत्म नहीं होती। तो इड वाले हिस्से में हमारी इच्छाएं और डिजायर्स होते हैं और इड काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर। अब सवाल आता है कि इन इच्छाओं को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि इन पर कंट्रोल होना तो बहुत जरूरी होता है। जब खुद की ईगो पर बात आ जाती है, तब हम समझने लगते हैं कि ज्यादा खाऊंगा या ज्यादा कोई भी चीज करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये खुद के अहम पर बात आ जाती है, विच इज योर ईगो। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। तो दिमाग का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो इन इच्छाओं पर कंट्रोल करने के लिए डेवलप होता रहता है खुद ब खुद। उसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। मतलब कि वो हिस्सा जब हम कुछ गलत करने लगते हैं तो वो हमें रोकता है कि ये सही नहीं है, जो तुम करने जा रहे हो वो सही नहीं है। तो इट को कंट्रोल करने के लिए सुपर ईगो बना है। इट को कंट्रोल करने का काम करता है सुपर ईगो। इट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो चोर, डाकू, लुटेरे, रेपिस्ट किसी भी खूंखार इंसान में बदल सकते हैं हम लोग। और जबकि लोग बनते भी है। जिनका इट पर कंट्रोल नहीं होता वो चोर, डाकू, रेपिस्ट कुछ भी बन सकते हैं।
और जिन लोगों का सुपर ईगो पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा होता है, वो संत साधु बनते हैं। इन दोनों में, मतलब इड और सुपर ईगो में तालमेल या कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है ईगो। क्योंकि इड एंड सुपर ईगो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं, तो ईगो का काम होता है इन दोनों को बैलेंस करना। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपका इड आपसे कहेगा कि आज तुम वर्कआउट स्किप कर दो क्योंकि आज तुम बहुत थके हुए हो और तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। बट आपका सुपर ईगो आपसे कहेगा कि तुम्हें वर्कआउट स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए और डिसिप्लिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस सिचुएशन में आपका ईगो बीच में आएगा और वो आपसे ये कहेगा कि आज तुम क्योंकि थके हुए हो तो आज तुम थोड़े कम टाइम के लिए वर्कआउट कर लो और कल अच्छे से ज्यादा टाइम के लिए वर्कआउट कर लेना। तो ईगो ऐसे काम करता है, वो एक मिडल रोड निकालता है इड और सुपर ईगो के बीच में और दोनों को बैलेंस करता है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली जब बच्चा पैदा होता है तो इड वाली पर्सनालिटी में होता है, उसको जो भी चाहिए वो उसको तुरंत चाहिए। धीरे धीरे 3 साल की एज में बच्चे में ईगो डेवलप होता है और फिर धीरे धीरे 5 साल की एज में सुपर ईगो डेवलप होता है। तो ये लर्न करने वाली या सीखने वाली स्टेजेस को सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जिसको हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेज होता है ओरल स्टेज, यानी पैदा होने से लेकर 1 साल तक जब बच्चा सारे प्लेजर अपने मुंह से लेता है, जैसे सकिंग देयर थंब और पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन देयर माउथ, तो इस स्टेज को फ्रॉइड ने नाम दिया था ओरल स्टेज। फिर उसके बाद आता है एनल स्टेज, जिसमें 1 साल से 3 साल तक बच्चा अपने ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना सीखता है। इसमें बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग भी लर्न करता है। इसके बाद आता है फैलिक स्टेज। इस स्टेज में बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक का होता है। इसमें बच्चा मेल्स और फीमेल्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको समझने लग जाता है। बच्चे में सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप होने लगती है अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट की तरफ। बॉयज में इडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर मदर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स देयर फादर। एंड गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, जो कि इडिपस कॉम्प्लेक्स जैसा ही होता है, बट कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। गर्ल्स में अटैच देयर लव टू देयर फादर, सिंबॉलिकली मैरी हिम एंड रेज अ फैमिली। इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में डिटेल में हम दूसरी वीडियो में जरूर बात करेंगे। फिर फोर्थ स्टेज आता है, जिसे हम लेटेंसी स्टेज भी बोलते हैं। ये स्टेज बच्चों में 6 साल से लेकर प्यूबर्टी हिट करने तक रहता है। इसमें बच्चे का अपने मदर एंड फादर से सेक्सुअल अट्रैक्शन कम हो जाता है, सुपर ईगो डेवलप होता रहता है और इट की एनर्जी सप्रेस हो जाती है। इस स्टेज में बच्चा सोशल स्किल्स, वैल्यूज और दोस्तों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करता है। ये स्टेज सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बाद लास्ट स्टेज आता है, जिसे हम जेनिटल स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज आता है जब बच्चे टीनेज ईयर्स में होते हैं, यानी 13 साल की एज में। इसमें सेक्सुअल एनर्जी, जिसे लिबिडो भी बोलते हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाती है। इसमें बच्चा ऑपोजिट सेक्स की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप करता है। दिस स्टेज बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी बट लास्ट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। यानी ये स्टेज स्टार्ट तो प्यूबर्टी के टाइम पर होता है, लेकिन ये तब तक चलता है जब तक आप जिंदा हैं। साइको एनालिसिस करके फ्रॉइड को फेम मिली और रिकॉग्निशन भी मिला। लोग उन्हें जानने और पहचानने लग गए थे। एंड आप कितना ही उनको या उनकी थ्योरीज को क्रिटिसाइज कर लो, बट उनका साइकेट्री एंड साइको एनालिसिस के फील्ड में कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता। तो यही था सिगमंड फ्रॉइड और इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।